गुड मॉर्निंग सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज 2020 सीरीज का मैराथन का दूसरा सेट लेकर हम आ चुके हैं। आज हम आपको दूसरा सेट के बारे में जानकारी देंगे जिससे कि आपको पता चलेगा ये किस प्रकार का सेट है। तो इसमें जो भी लोग चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ही उलझाता है और ऐसे प्रश्न का कलेक्शन किए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आता है और बार बार आपसे गलती करवाता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या एक के ओर। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या दे रहा है। प्रश्न दे रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में पहले एक कथन फिर उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं हैं। पूर्व धारणाएं कहने का मतलब है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है जो कथन के आधार पे आप निर्णय लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पूर्व धारणा हो गया जिन्हें क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दिए गए यानी 1 और 2 नंबर। कोई पूर्व धारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो या गृहीत हो या दिया गया हो। यदि आप लोग को पूर्व धारणा की संपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को बना के दे देंगे, और यदि आप लोग को ज़रूरत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। अंतर्निहित है कहने का मतलब एजम्पशन, ये आपके पास जो दिया गया कथन, ये कथन के आधार पर निर्णय लेना है कि ये कथन में ये एजम्पशन है कि नहीं है, और अपने मन से नहीं। अब उत्तर कैसे दीजिएगा? अगर केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है यानी केवल एक सही है तो 1 दीजिए। यहाँ कह रहा उत्तर दीजिए अगर केवल पूर्व धारणाएं 2 सही है यानी यहाँ पे 2 निष्कर्ष है। यदि ये सही है ये गलत है तो 1 दीजिएगा, यदि ये गलत है ये सही है तो 2 दीजिएगा। फिर कहता है उत्तर दीजिए अगर या तो पूर्व धारणा 1 अथवा पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। यानी हम कन्फर्म नहीं कह पा रहे हैं जो कौन 100% सही है, लेकिन ये पता है या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। अब ये एक छोटा एग्जाम्पल देंगे जो कैसे ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा परीक्षा का तैयारी कर रहा है, अब उसका परीक्षा आने वाला है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा जो वो पास करेगा कि फेल करेगा? तो हम यहाँ पहला एजम्पशन देंगे, पूर्व धारणा देंगे, वह पास करेगा, दूसरा देंगे वह फेल करेगा। तो अब यहाँ पे परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले या परीक्षा देने से पहले आइदर में आप बोल सकते हैं या तो पास करेगा या फेल करेगा। पास करेगा तो फेल वाली बात गलत, और यदि फेल किया तो पास वाली बात गलत। तो वहाँ पे कोई एक होगा तो इसको आइदर कहते हैं, या तो पहला या सही दूसरा। ये 3 दे दीजिएगा। उत्तर दीजिए अगर दोनों पूर्व धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है यानी दोनों सही है, तब यहाँ पे आंसर 4 दे दीजिएगा। दोनों सही होगा तो 4 होगा। कभी ऐसा भी होगा जो दोनों सही हो जाए। अब यहाँ देखिए पूर्व धारणा क्या कहता है, हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ कह रहा रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। आप लोग भी स्टेशन पे यदि यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे बार बार वो अनाउंस करता है कि जो भी यात्री प्लेटफॉर्म 1 से 2 की ओर जाना चाहते हैं या 1 से 4 की ओर जाना चाहते हैं तो कृपया करके ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे पटरी को पार करने की कोशिश न करें। ऐसा क्यों कहा जाता है तो आपको पता होगा ये जनता के हित में कहा जाता है। जनता का हित कहने का मतलब वो अननोन व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि ऐसे ना करें, यदि ऐसा करेंगे तो हो सके किसी ट्रेन के चपेट में आने से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो जब यहाँ पे कोई भी सूचना कोई भी नियम जनता के हित में हो तो वो मानने के लिए दिया जाता है, और यदि आप उसे नहीं मानते हैं तो आपको भारी जुर्माना लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। अब यहाँ बात आती है पकड़ लिया तो जुर्माना लगाएगा। अब यहाँ पूर्व धारणा क्या क्या हो सकता है? कह रहा है हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां पार करने से परहेज करें। अभी आपको बताएं जनता के हित में ली गई कोई भी फैसला वो आपको मान्य होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि जुर्माना छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। ये व्यक्ति जुर्माना क्यों दिया,
क्योंकि इनको पता है कि हम गलती किए हैं। तो इस तरीके से अब लोग क्या करेंगे, तो परहेज करेंगे। और यदि कोई लोग नहीं भी परहेज करेंगे तो वो नियम के खिलाफ है। तो ये परहेज करने के लिए दे रहा है। और दूसरा कहता है हो सकता है कि लोग रेल पटरियां पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे। क्या लगता है, गलती करने से कोई लोग सीखता है, तो अब वहाँ पे भारी जुर्माना क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया जो आप बार बार ऐसा काम ना करें। अब रेल पटरी पार करने के कोशिश में यदि उसे पकड़ लिया जाता है और 10 रुपये का जुर्माना होगा तो कोई दिक्कत है? कोई भी पॉकेट से देगा कहेगा चलते हैं। लेकिन वही 2000 का जुर्माना हो जाए, 5000 का फाइन हो जाए, तो हो सके कि सभी लोग पॉकेट से नहीं दे सकते हैं। इस स्थिति में उसको जो है भारी जुर्माना लगाया है। तो हो सकता है कि लोग रेल पटरियां पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे, ये गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ केवल और केवल एक अनुसरण करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 नंबर आंसर होगा, केवल एक सही है। यही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी भी एग्जाम में बच्चे के पास यदि 5 आ जाते हैं तो सारे बच्चे 5 के 5 नहीं लाते हैं, 2 लाते हैं, 3 लाते हैं, 1 लाते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग है, अधिकतर बच्चे बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन है, अधिकतर बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी मुद्दा लाके दे देगा, और हो सके कुछ मुद्दे के बारे में आपको पता भी ना हो। तो इस तरीके से वह मुद्दा से जब भटकेंगे तो आंसर गलत होगा। और आपको लगेगा नहीं ऐसा भी तो लोग करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन हम बताए हैं कोई भी फैसला जनता के हित में लिया जाता है तो वो सर्वमान्य होता है। और इसका कुछ पॉइंट है जो क्या क्या रहेगा एग्जामिनेशन में, तो वो हमेशा गलत होगा। वो आप लोग को यदि जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम स्टेटमेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको पुनः पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे, जिससे कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये भी जो है अलग चैप्टर है, ये कथन है और यहाँ तर्क है। कथन क्या दे रहा है, क्या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर नीचा या आसान होना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, जो बच्चे कम सोचने वाले होंगे उनको लगता होगा कि यदि नीचा कर दे, लेवल नीचे कर दे या आसान आसान क्वेश्चन दे तो हम पास कर जाएंगे। तो आप लोग बाबू ध्यान देना, इस भ्रम में मत रहो। यदि वो नीचा क्वेश्चन भी दे देगा तो आप पास कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी 60%, 45%, 30% पे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किया जाता है। वहाँ पे किस आधार पे किया जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्ट किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया उस वाले को उठाते हैं, मैक्सिमम नंबर वाले को उठाते हैं। अब मैक्सिमम नंबर जो है 100 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर मैक्सिमम होगा तो 40 वाला पास करेगा। 100 नंबर में 80 नंबर मैक्सिमम होता है, 80 वाला पास करेगा। 100 नंबर में 99 नंबर तक लाता है बच्चा तो 99 वाला पास करेगा। यानी कहने का अर्थ है, आप सोचिए थोड़ा सा, यदि हल्का प्रश्न हो, यदि 2 + 2 = 4 होता है, सारे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे तो कौन ऐसे बच्चे नहीं बनाएंगे? आप बनाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन अगला क्या छोड़ के आएगा? नहीं ना। तो इस तरीके से लेवल यदि नीचा करेगा तो सबों के लिए, लेवल यदि ऊंचा करेगा तो सबों के लिए, क्योंकि वहाँ 60% कंपलसरी सेक्शन नहीं है, जो फर्स्ट करने के लिए 60% चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, क्या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर नीचा होगा, नीचा या आसान होना चाहिए? तो यहाँ कह रहा है, तर्क दे रहा है विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी परीक्षा भवन में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये कह रहा है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा का यदि टफ लेवल का क्वेश्चन होता है तो उसको शर्मिंदा आता है। अरे यदि शर्म आती है तो पढ़ने में बेशर्म बन जाओ ना, शर्म आना खत्म, तुम पढ़ोगे ही नहीं तो शर्म नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमको पढ़ना है। दूसरा कहता है नहीं, एक प्रतियोगी परीक्षा ने इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रश्न सभी के लिए कठिन होता है। अब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रश्न सभी के लिए कठिन होते हैं। ये आपका सही है, ऊपर वाला गलत है, तर्क गलत है, नीचे वाला सही है। तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा केवल 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। इसका भी यदि पढ़ना होगा कथन और तर्क तो इसका भी कहिएगा, हम इसका भी दे देंगे। अगला प्रश्न है, ये कार्यवाही है, कथन और कार्यवाही।
आज वैसे वैसे प्रश्न लिए हैं 4-5 जो आपको लगता होगा कि रियल में यही हमको एग्जाम में पास करने से रोकता है। तो हम उसी क्वेश्चन को आपसे मुलाकात करवाते हैं और उम्मीद करिए कि बिहार एसएससी में अभी जो रिसेंट एग्जाम है बिहार वाले के लिए, खास करके ऐसा प्रश्न यदि 5 को 7 को 10 को दे दे तो बच्चा वही धड़ाम से गिर जाएगा नीचे, कहेगा सर ये कहाँ फंस गए। इसलिए आप लोग जो भी मेरा मैराथन देख रहे हैं 1100 प्रश्न देंगे, उम्मीद करिए कि किसी भी एग्जाम के लिए 1100 प्रश्न में से 25% तो कम कह दिए, 50 से 60% प्रश्न आपको लड़ेंगे। और हम 50-60% की ही बात क्यों किए हैं, क्योंकि ये 50-60% को क्वेश्चन तो सेम टू सेम हो जाएंगे, लेकिन और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको उसी आधार पे बनेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन व 2 कार्यवाही है। कोई भी कार्यवाही सुधार या आगे क्रिया आदि होती है, उत्तर दीजिए। अब यहाँ कैसे कैसे आंसर देना ये तो है दिया हुआ, इसके लिए कोई बात नहीं है। अब कथन की बात करते हैं। विद्यार्थियों की शिकायत है कि वे मैगनीज जिसके वे सदस्य हैं नियमित रूप से नहीं प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे मैगजीन होते हैं मार्केट में जिनका कि आप सदस्यता शुल्क लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं जहां मैगजीन अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी कंपनी ऑफर देती है जो वहां पर आप मैगजीन मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको 6 महीना साल भर 2 साल का पेमेंट कर देते हैं और वो आपको प्रत्येक महीना मैगजीन डाक के द्वारा या कुरियर के द्वारा जहाँ से भी होता है वो अवेलेबल करवा देता है आपके घर पर। तो अब यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों की शिकायत है, यानी विद्यार्थी शिकायत कर रहा है कि वे मैगजीन जिसके सदस्य नियमित रूप से नहीं प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है, ये नियमित रूप से नहीं प्राप्त होते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं खास करके डाक विभाग का ये काम होता है, डाक विभाग से लोग ज़्यादा भेजते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो डाक विभाग को जनरल डाक से पोस्ट कर देता है तो वहाँ बुक जो डाकिया होता है उसको लगता है अरे बिक के बार दे आएंगे ना, कभी दे आएंगे। वो बेचारा ऐसा भी कभी होता है जो 2-3 महीना का मैगजीन एक बार पहुँचा देता है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे कंपनी है, कुछ ऐसे पब्लिकेशन है जो रजिस्ट्री डाक से बुक भेजते हैं, और रजिस्ट्री डाक से यदि बुक भेजते हैं तो उनको हर हाल में हर महीना पहुँचाना पड़ता है। तो साधारण डाक में यही फ़ायदा होता है कि सस्ता में निपट जाता है, लेकिन रजिस्ट्री डाक में महंगा पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर सारे बुक सस्ते बुक होंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ ये है। तो अब कह रहा है डाक विभाग से इस संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है उन्हें इन मैगजीनों के एग्रीमेंट समाप्त कर लेनी चाहिए। अब यहाँ देखिए नियमित रूप से नहीं मिल रहा है तो डाक विभाग से पूछना चाहिए और इन्हें मैगजीन के एग्रीमेंट समाप्त कर लेना चाहिए। पहली बात है कि हमको नियमित रूप से जो नहीं प्राप्त हो रहा है इसका तो पहले कारण पता करेंगे। कारण पता करने का ये मतलब होता है कि पहले ये पता करेंगे कि डाक विभाग से प्रॉब्लम होती है या कंपनी बुक दे ही नहीं रही है। यदि कंपनी वहाँ से किसी कारणवश बुक नहीं भेज पाती है या किसी कारणवश वो नहीं भेज रही है तो फिर यहाँ डाक विभाग कहाँ से देगा, नहीं देगा ना, क्योंकि इसके पास आएगा तब ना देगा। ऐसा नहीं है डाक विभाग आपका बुक छाप रहा है, नहीं छाप रहा है। तो यहाँ कह रहा है डाक विभाग इस संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए। अब पहला काम है बेचारा जाएगा डाकिया को बोलेगा देखिए मेरा प्रत्येक महीना तो बुक आता था लेकिन इस महीना या 2 महीना से या 3 महीना से मेरा बुक नहीं आ पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, या उसको पूछिए क्या दिक्कत है। तो वो कहेगा कि देखिए भाई मेरे पास बुक आया ही नहीं है। पहली बात ऐसा हो सकता है। दूसरा बात ऐसा हो सकता है जो हो सके कि किसी कर्मचारी एब्सेंट है या कोई वहाँ नहीं जा पाया या मेरी गलती है, तो वो अपना गलती स्वीकार करेगा। तो 2 कंडीशन हुआ, बुक आया या नहीं आया। आया तो डाकिया का गलती है, नहीं आया तो इसका कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, जब बुक वहाँ से भेजा ही नहीं गया है तो फिर ये बेचारा कहाँ से छाप के देंगे, नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ इससे पूछताछ करना चाहिए। दूसरा करा उन्हें इस मैगजीनों से एग्रीमेंट समाप्त कर लेनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है या ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम समाप्त कब करेंगे। अब यहाँ बात कर रहा है कि मैगजीन से एग्रीमेंट समाप्त कर लीजिए। हो सके कि डाकिया के पास बुक आया, डाकिया नहीं दिया, तो इसमें जो है मैगजीन वाले का क्या गलती है, वो तो बुक भेज ही रहा है। तो यहाँ पे हमको ये पूछताछ सही है या ये समाप्त करने की गारंटी तरह से समाप्त कर लेनी चाहिए, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ क्या आंसर आया ये तो पता मुझे नहीं चला ना। यदि ये कहा कि मेरी गलती है फिर यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि ये कह दे कि मेरी गलती नहीं है, बुक आया ही नहीं है, तब यहाँ मतलब बनता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। अब देखिए भारत जो है ये मैच खेल रहा है, कौन मैच खेल रहा है? इंडिया है, इंडिया है। यहाँ जीत दे दीजिए, यहाँ हार दे दीजिए। ये है हार, ये है क्या? ये पजल चैप्टर का है, और पजल चैप्टर का है तो ये छोटा पजल है, 1 नंबर का पजल है। उम्मीद है कि ये आराम से आपके एग्जाम में आएगा। तो एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को AST मार दिए। उसके बाद देखिए भारत जो है 2 बार हराया, तो भारत के जीत में 2 पॉइंट और हार में ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच, यानी भारत 2 मैच जीता तो वहाँ 2 दिए, और ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारा तो वहाँ हार दिए। अब कहता है वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया। वेस्ट इंडीज जो है भारत को 2 बार हराया, तो वेस्ट इंडीज के जीत में 2 और भारत के हार में 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2 मैच जीता, वो 2 मैच हारा। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया। ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, तो ऑस्ट्रेलिया के जीत में 2, वेस्ट इंडीज के हार में 2, ठीक है। जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को 2-2 बार हराया। अब भारत जो है वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, तो वेस्ट इंडीज के हार में 2, और न्यूजीलैंड को 2 बार हराया तो इसके हार में 2। यानी जब भारत 2 बार वेस्ट इंडीज को हराया, 2 बार न्यूजीलैंड को हराया, तो भारत जीता कितना बार? तो 2 + 2, 2 बार जीत गया। अब कह रहा है कौन सा देश ज़्यादा संख्या में मैच हारा। अब यहाँ कौन सा देश ज़्यादा संख्या में मैच हारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने 4 मैच हारा। इसका सही आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा, और वेस्ट इंडीज का सही आंसर 2 + 2 = 4। यदि जीत की बात पूछती तो जीत तो अपना ही भारत महान है, तो इसलिए जीत की बात पूछती तो भारत, और हार का मैच बात पूछा वो कौन सा देश ज़्यादा संख्या मैच हारा, तो ये जो है आपका वेस्ट इंडीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रैंकिंग का। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पे है, ए कहाँ है? बाएं से 10वें स्थान पे, ए बाएं से 10वें स्थान पे है, और बी जो दाएं से 9वें स्थान पे है, बी दाएं से 9वें स्थान पे है, तो आपका बायां इसका बायां, आपका दायां उसका दायां। यदि इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में बदलने की बात होती है, तो ये यहाँ आ जाएगा ए और ये यहाँ आ जाएगा बी। इस प्रश्न में डायरेक्शन नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो ए बाएं से 15वें छोर पे हो जाता है, जब बदलता है तो ए बाएं से 15वें छोर पे हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? यहाँ 2 प्रश्न आएगा। एक प्रश्न तो आएगा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, और एक प्रश्न आएगा जो बी का नया स्थान क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पोजीशन है। 4 पोजीशन में से 3 पोजीशन आपको हर हाल में देगा। जैसे ये दिया है 1, ये दिया है 2 और ये दिया है 3, तो चौथा मांगेगा। तो जब 3 दिया चौथा मांगेगा, तो ए में और ए का डबल पोजीशन है, तो ए में 10 में 5 बढ़ने से 15, तो बी में भी 5 बढ़ने से इसका पोजीशन हो जाएगा 14। इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? 14। यानी ये कंडीशन होता है, एक में जितना बढ़ेगा दूसरा में उतना बढ़ाएंगे, एक में जितना घटेगा दूसरा में उतना घटाएंगे। रैंकिंग का संपूर्ण क्लास करिएगा तो यूट्यूब पे अपना चैनल जहाँ देख रहे हैं सर्वोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, आप वहाँ जाके नीचे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि समस्या है तो कमेंट, लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पे ये 14, ये 10, ये 15, ये 9 है। अब ये जो है ये ओल्ड स्थान हो गया ए का, और ये भी बी का ओल्ड स्थान हो गया, और ये न्यू स्थान हो गया बी का, ए का, और ये न्यू स्थान हो गया बी का। न्यू और ओल्ड कहाँ से कहे? ये पुराना और ये नया कहाँ से कहे? पहले स्थान ये दिया गया था और बाद में ये हुआ है। तो जो बाद में हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो नया होता है, पहले जो खरीदते हैं वो क्या होता है? पुराना होता है। तो ये पहले था तो पुराना, ये बाद में तो नया। अब यहाँ टोटल संख्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, किसी एक व्यक्ति का नया ले लीजिए, दूसरे का पुराना ले लीजिए, -1 कर दीजिए। अब कहिएगा क्या मतलब है? किसी एक का, तो इन दोनों में से जोड़ के 1 घटाइए, या
इन दोनों में से जोड़ के 1 घटाइए। अब 14 प्लस 10 करिएगा, 14 प्लस 10 करिएगा 24 माइनस 1 बराबर 23, ये भी आया। और 15 प्लस 9 करिएगा, 15 प्लस 9 करिएगा माइनस 1 करिएगा तो ये भी 23 आया। तो इस तरीके से कोई एक नया कोई एक पुराना -1। अब हम ये तो बताए थे, जबकि आपको यदि एग्जाम पर्पस से बनाना है तो इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए ए का स्थान बाएं से 10 और ए का स्थान बाएं से 15 हो गया, ठीक है, और बी का स्थान दाएं से 9 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिना इतना लिखे हुए बी का दाएं से 9 है और ए का बाएं से 15 है, इन दोनों को जोड़िए तो 15 9, 15 प्लस 9 माइनस 1, ये आपका 23 आंसर आ गया। एग्जाम पर्पस के लिए इतना ही काफ़ी था। एग्जाम पर्पस के लिए इतना नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं ये प्रश्न बनता है किस टाइप से। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न कह रहा है इनइक्वलिटी का है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता का मतलब होता है भिन्न को, इसमें ये साइन सबका प्रयोग क्या है, ये साइन आप लोग जानते हैं बड़ा होता है, ये साइन आपको ये बराबर, सॉरी उल्टा हो गया, ये साइन आपको बराबर होता है, ये साइन आपको बड़ा होता है, ये साइन आपको छोटा होता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये छोटा बराबर, छोटा या बराबर, और ये साइन छोटा बराबर और ये साइन बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। अब यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से सत्य है, और तदनुसार अपना उत्तर दीजिए। तब आप जाके उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स इस प्रकार से बनता है, यहाँ बड़ा दीजिए, यहाँ बड़ा बराबर, यहाँ छोटा बराबर और बीच में बराबर। इन दोनों के बीच में जब भी आता है तो बड़ा होता है, इन दोनों के बीच में बड़ा होता है और यहाँ पे बड़ा बराबर, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे जब भी आएगा तो छोटा, यहाँ पे जब भी आएगा छोटा और यहाँ पे जब भी आएगा छोटा बराबर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आए तो कोई रिजल्ट नहीं, इन दोनों के बीच में आए तो कोई रिजल्ट नहीं, यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं और यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं, ये याद रखिएगा। और ये इनइक्वलिटी पूरा चैप्टर दिया गया है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन या इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी के नाम से चैनल पर देखिएगा तो इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया गया है जिसमें 30-40 क्वेश्चन बताए हैं और जीरो से बताए हैं। तो जिनको समझने में समस्या आए तो वही जाके देख लीजिएगा, और फिर भी समस्या आए तो आप लोग के लिए हमेशा 24 आवर कमेंट खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोमा है तो कॉमन टर्म है, यहाँ कोमा है तो कॉमन टर्म है। डी से के की चर्चा कर रहा है, तो डी से के पे हम जाने के लिए मेरे पास 2 साइन है, एक बराबर एक बड़ा बराबर, एक बराबर एक बड़ा बराबर। इसके बीच में क्या रिजल्ट होता है तो बड़ा होता है, नहीं सॉरी बराबर और बड़ा बराबर, बड़ा बराबर और बराबर। तो इसके बीच में रिजल्ट क्या होता है बड़ा बराबर होता है। तो यहाँ होना चाहिए के बड़ा बराबर डी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, डी इधर आ गया और के इधर चला गया, तो इसके बीच में ये आंसर होता तो सही होता। क्या आंसर होता, डी छोटा बराबर के। अब यहाँ पलटने से ये साइन क्यों पलट गया, तो आप सिंपल देखिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 40 बड़ा है 20 से, तो ये बड़ा है। अब हम 20 को इधर लाए, 40 को इधर लाए, तो ऐसा करना पड़ेगा ना। यदि यहाँ बड़ा देंगे तो 20 बड़ा होगा कभी 40 से, तो नहीं ना। तो इस तरीके से जब साइन पलटेगा तो उसका अपोजिट होता है, यानी इसका अपोजिट ये होता है, नीचे का अपोजिट ये होता है। ये राइट का अपोजिट ऊपर वाला का, राइट का अपोजिट नीचे वाला, और बराबर तो बराबर है।
तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है W छोटा बराबर n, W और n देखिए, अब n लेफ्ट में है लेकिन यहाँ n राइट में है, तो जो आंसर आएगा उसको पलटना पड़ेगा। ये बड़ा और ये बड़ा बराबर, तो ये बड़ा और ये बड़ा बराबर, तो आंसर बड़ा। तो अब n और इसके बीच में बड़ा होना चाहिए, पलटेंगे तो छोटा होना चाहिए, लेकिन है क्या, छोटा बराबर, इसीलिए गलत। और W के बीच में यहाँ से यहाँ जाइएगा तो इन दोनों को मिलाइएगा तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को मिलाइए तो ये आंसर आएगा, तो यानी K बड़ा W, तो यहाँ आंसर होना चाहिए K बड़ा W। यदि इसको पलट के लिखा है तो यहाँ होना चाहिए छोटा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों को पलट दिया है और बीच वाले को नहीं पलटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी सब का सब गलत है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में शिखर अंतिम से 9वें स्थान पर और अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पे। एक पंक्ति में शिखर जो है अंतिम से 9वें स्थान पे, तो यहाँ से 9वें स्थान पे कौन है, तो ये शिखर है अंतिम से 9वें स्थान पे, और अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पे, अरुण ऊपर से 8वें स्थान पे, निखिल उन दोनों के बीच में खड़ा है, यहाँ निखिल खड़ा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा हम दे दिए हैं, निखिल एक ही बच्चा है। अब यहाँ देखिए इनका कंडीशन होता है 8 + 9 + 1 बराबर आंसर, तो 8 9 18, यानी 18 आंसर, पहला आंसर 18, जो कि ऑप्शन में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 14 तक मैक्सिमम है। दूसरा होता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2। अब 9 8 करते हैं तो ये 17 होता है, 17 में से 3 जाएगा तो ये आपका 14 होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 14 होगा। अब यहाँ पे जो है ये कैसे लगा, ये क्यों लगा, तो ये कंडीशन होता है बाबू। कंडीशन क्या होता है, यदि किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, तो यहाँ पे अरुण का स्थान ऊपर से दिया गया है और शिखर का स्थान नीचे से दिया गया है, तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई है, तो बीच की संख्या 1 है, कौन, निखिल। तो व्यक्ति की कुल संख्या 2 तरह से निकालते हैं। पहला होता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, प्लस बीच की संख्या जोड़ दिया 18, वो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा होता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2, तो 9 8 17 - 3 बराबर 14, यही आपका आंसर हो गया। तो ये सारे टाइप रैंकिंग का दिया हुआ है, आप लोग को देखना है तो वहाँ जाके देखिए, यदि दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए INNOVATIVE लिखा है, और नीचे लिखा है UNMMHFWJUB। अब यहाँ देखिए इतना लिखा गया है, तो 3 3 6 3 9 10, नीचे भी 3 3 6 3 9 10, और इसमें कितना है 3 3 6 3 9 10। अब यहाँ पे हमको देखना है 10 10 है तो क्या करना है। अब आप देखिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड किए, कितना कितना में, 2 भाग में। तो U के बाद V होता है, N के बाद O होता है, M के बाद N होता है, M के बाद N होता है, H के बाद I होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ से 1 जोड़ के यहाँ गए हैं, और यहाँ से ये 9 है तो ये 8 है, 1 घटा का आ सकते हैं। जैसे इसका पोजीशन देखिएगा तो 9 14 14 15 22, इसका पोजीशन देखिएगा तो 21 के बाद 14 13 13 8। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 9 है तो कोना में लिया है 8, ये 14 है तो यहाँ 13, ये 14 तो ये 13, ये 15 तो 14, 22 तो 21, एक एक घटाया है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 2 5 आधा किए। अब ये 9 है तो ये 8 है, तो M से पहले क्या होता है, तो बोलिएगा L होता है, तो L लीजिए। O से पहले N, N से पहले M, O से पहले N, T से पहले S, यानी S N M N L आपका ऑप्शन होगा। तो S N M S N N N है तो ये खत्म, N से स्टार्ट है ये खत्म, S ये भी खत्म, S N M N S N
13 12 15 14 14 13 15 इतना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका SNMNL, ये हो गया। तो यहाँ पे अभी जो है ऐसा ऑप्शन आपको SNM ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो देखिए A से B किया है, T से U किया है, I से J किया है, V से W किया है, E से F किया, यहाँ भी बढ़ाया है। तो अब यहाँ O से, तो लास्ट में करेंगे P, O से P, N से O, O से P, N से O से P, S U से V, S से T। अब ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया SNMNLT VPOP। अब यहाँ देखिए लास्ट में VPOP यहाँ है, T भी यहाँ है, LN है। इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको L कर दीजिए और इसको N कर दीजिए। और L, एक मिनट, POP मिल गया, LTV भी मिल गया, MN SN। यही आपका सही आंसर हो गया, तभी मिस्टेक हो गया था। ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और नीचे दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि कथनों में दिया गया डाटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। केवल एक अंतर्निहित है, ये डाटा सफिशिएंसी है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। अंग्रेजी में कॉमन ईरर बनाते होंगे, तो कॉमन ईरर जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन कहीं से भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि डाटा सफिशिएंसी का 5 प्रश्न आपको पूछा है तो समझिए 5 चैप्टर का नॉलेज होगा। अब यहाँ पे वही आंसर देना है। यहाँ पे 2 डाटा दिया गया, फर्स्ट और सेकंड। केवल ये देगा तो 1 नंबर, केवल इससे आंसर आएगा तो 2 नंबर। या तो फर्स्ट केवल दिया गया डाटा पर्याप्त है, या तो फर्स्ट कथन सेकंड में दिया गया डाटा आइदर होगा तो 3 नंबर, और दोनों गलत होगा तो 4 नंबर, और दोनों मिल के देगा तो 5 नंबर। ये शॉर्ट में हम बता दिए, ये डिटेल में दिया गया है। अब कहता है स्तंभ y के संदर्भ में स्तंभ x किस दिशा में है। स्तंभ, तो डाटा सफिशिएंसी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछ रहा है। जो आंसर क्या होगा आपको ये सिर्फ पता करना है, जो आंसर हो सकता है या नहीं। हाँ हो जाएगा तो किससे, 1 से, 2 से, आइदर से, नाइदर से, बोथ से। तो आपको आंसर हाँ या नाम देना है। आंसर निकल जाएगा तो हाँ, अब किससे निकला तो वो आप आंसर दे दीजिए। अब यहाँ कह रहा है स्तंभ y के संदर्भ में स्तंभ x किस दिशा में है, y के संदर्भ में x किस दिशा में है। अब यहाँ कह रहा है z y के दक्षिण में है। z कहाँ है, y के दक्षिण में, तो y के दक्षिण में z है। पहला डाटा यही है। दूसरा कह रहा है m z के पश्चिम, m z के पश्चिम और x के दक्षिण में है। तो m के बारे में बात हो रहा है, m z के पश्चिम, तो z के पश्चिम और x के दक्षिण में है, तो x के दक्षिण में ये हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें y और x का चर्चा किया गया है। y और x का चर्चा किया गया है, तो पहला में y और z है, तो x तो मिला नहीं जो आप आंसर देंगे, तो यानी एक आपका गलत। दूसरा में देखिए x है लेकिन y नहीं है, तो दूसरा भी आपका गलत। अब देखिए जब पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाए तो आप इसको मिला के देखिए। अब y के दक्षिण में कौन है, z है, तो y के दक्षिण में z करते हैं, y के दक्षिण में z करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 कंडीशन आता है, y के दक्षिण में z, यहाँ भी y रखेंगे तो ये दक्षिणे कहलाएगा, यहाँ भी y रखेंगे तो ये दक्षिणे कहलाएगा, क्योंकि इसके दक्षिण में z है लेकिन कितना नीचे ये पता नहीं चलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके आगे तक जहाँ तक भी चलेंगे हम कह देंगे मेरे आगे है, चाहे ये जगह को आगे के, ये जगह को आगे के, आपके कैमरा के पीछे को आगे के, सब आगे ही चला जाएगा। तो उसी कंडीशन में 3 कंडीशन लिए, एक तो s के नीचे लिए, एक x के बराबर लिए और एक x के ऊपर लिए। अब यदि देखिए यहाँ क्या होता है,
अब इसको सेंटर लेते हैं तो NS E और W। अब नीचे रहेगा तो ES कहेंगे, सेंटर में रहेगा तो E कहेंगे और यहाँ रहेगा तो NE कहेंगे। तो यहाँ भी 3 आंसर आ गया, इसलिए इसका आंसर देंगे कथन 1 और दोनों का डाटा मिलकर भी प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी यहाँ पे आंसर निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे आता कब, एग्जैक्ट नहीं आया, 3 आंसर आया, तो तीनों तो हम दे नहीं सकते हैं, तब आंसर हुआ क्या। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सप्ताह में कौन से दिन मोहन दिल्ली पहुंचा। अब मोहन के बारे में पूछ रहा है कि वो सप्ताह में कौन सा दिन दिल्ली पहुंचा। तो अब मोहन सप्ताह में कौन सा दिन दिल्ली पहुंचा, तो मोहन रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से मंगलवार को रवाना हुआ। अब देखिए ये पहला कह रहा है मुंबई से मंगलवार को रवाना हुआ। अब वहां पूछ रहा है दिल्ली कब पहुंचा। मोहन दिल्ली सप्ताह में कौन से दिन मोहन दिल्ली पहुंचा, पूछ रहा दिल्ली कब पहुंचा। तो ये कहता है कि मुंबई मंगलवार को निकला, तो यहाँ दिल्ली का कोई चर्चा नहीं है। दूसरा कह रहा है मोहन जयपुर में 1 दिन ठहरा और उसने जयपुर से दिल्ली की यात्रा 2 दिन में पूरी की। अब यहाँ देखिए मोहन रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से मंगलवार को रवाना हुआ। पहले ये पता नहीं चल रहा है, जो मंगलवार को जब मुंबई से रवाना हुआ तो वो कलकत्ता गया कि गुवाहाटी गया कि जयपुर गया, इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन आपको नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निकला तो कहाँ गया पता नहीं। तो यहाँ मोहन जयपुर में 1 दिन ठहरा, तो 1 दिन जयपुर में ठहरा और उसने जयपुर से दिल्ली की यात्रा 2 दिन में पूरी की। 2 दिन में पूरी की यानी वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में 3 दिन में पहुँच गया। कहाँ, दिल्ली, और 3 दिन में दिल्ली पहुँच गया। लेकिन यदि यहाँ पे ये कहता कि मोहन रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से मंगलवार को रवाना हुआ, किसके लिए, जयपुर के लिए, तब मेरा आंसर मिला के दे देते। लेकिन यहाँ मिलने का बात ही नहीं है कि जयपुर में 1 दिन ठहरा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 3 दिन लगा, इसलिए इसका भी आंसर देंगे। ना तो डाटा फर्स्ट आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ना ही सेकंड और ना ही मिलके। तो इस तरीके से इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज का है। अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको यहाँ पे बताना है जो कौन सा अंक होगा। अब देखिए B का वैल्यू 2 है, C का 3 है, E का 5 है, G का 7 है, K का 11 है, M का 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर वाट है। अब इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो कितना की वृद्धि हो रही है, 1 की। यहाँ देखेंगे 2 की, यहाँ देखेंगे 2 की, यहाँ देखेंगे 4 की, यहाँ देखेंगे 2 की, यहाँ देखेंगे 4 की, यहाँ देखेंगे 2 की। अब यहाँ क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 2 4 2 4 2, यदि यहाँ से आगे की बात होती तो 2 4 2 4 2 4 देते, लेकिन बात यहाँ पे 1 और 2 का भी लिया गया है। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और यहाँ पे भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि उसी गलती को सुधारने के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको 4 ही जोड़ना है और 19 के बाद आपका आंसर 4 होगा। 4 का मतलब 23 होता है, यानी 19 4 23, यानी आपका आंसर जो है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बात आती है कि हम 4 ही जोड़े, लेकिन इनको कैसे साथ लेके चले, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए 2 जो है अभाज्य संख्या है, इससे बड़ा अभाज्य संख्या 3 है, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11, फिर 13, फिर 19, 17, फिर 19, फिर 23, यानी ये अभाज्य संख्याओं का सीरीज था। इस प्रकार से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 23 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या मिलेगा 2 4 2 4 के बाद तो वहाँ 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 4 2 4 2 4, तो अब 23 + 2 25 होना चाहिए, लेकिन 25 मतलब y होना चाहिए। ये y कभी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 अभाज्य संख्या है नहीं, वो भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का सेट चल रहा था। अब यहाँ पे मेरा 23 नंबर होगा और 23 का मतलब W होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपको लिया गया है ये क्विज टेबल से है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ 18 है, यहाँ 4 27 6 और इतना, यहाँ इतना। तो यहाँ पे आपका वाट है, यहाँ पे आपका कौन सा अंक होगा ये पता करना है। अब हम कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा,
यहाँ 3, यहाँ 21। यदि इसको लेते हैं 7 5 12, 12 3 15, 15 21 करेंगे तो 15 21 20 10 30 36 होगा। 36 का आधा 18 हो जाएगा। अब 9 6 15, 15 4 19 20 20 40 6 46। यानी कहने का मतलब है 3 + 21 + 5 + 7 बराबर, फिर यहाँ पे 4 + 27 + 6 + 9 बराबर। अब यहाँ पे x + 33 + 6 + 11 बराबर। अब इन ऊपर वाले का जोड़िए तो 3 1 4 5 4 9 9 7 9 10 16 6 बच गया 1 2 1 3, ये 36 आया। 4 + 7 11, 11 9 20, 20 6 26 के 6 बच गया 2 2 2 4, ये 46 आया। अब यहाँ देखिए जब ये 36 आया तो इसको यहाँ पे 2 से भागा दे के 18 लिखा है। ये 46 आया तो 2 से भागा दे के 23 लिखा गया है। यानी इसका मतलब है जो 27 आया है, यहाँ जो 27 है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 54/2 करेंगे तब ना 27 आएगा। यानी इन सबों का जोड़ 54 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है इन सबों का जोड़ 54 लाना है। तो यहाँ देखिए पहले इसको जोड़िए, 3 6 3 9 1 10 के 0 बच गया 1, 3 1 4 1 5, x + 50 बराबर 54, इसीलिए x बराबर 54 - 50 बराबर 4। यानी आपका आंसर ऑप्शन 4 में ही दिख रहा है 4। इस तरीके से आपका आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, एक समुदाय में 225 व्यक्ति में से 80 क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका वेन डायग्राम का लिया गया है। 225 बच्चे में से 80 क्रिकेट खेलते हैं, 60 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं और 100 व्यक्ति दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं? अब यहाँ देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या 225 है और 100 ही खेले नहीं खेलता है। तो जब ये खेल नहीं खेलता है तो वहाँ पे तो कहानी खत्म। अब आपके पास खेल खेलने वाले कितने हैं? 125। और इनका जो डायग्राम बनेगा ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब इसको हम ले लेते हैं क्रिकेट और इसको ले लेते हैं फुटबॉल। अब देखिए 125 व्यक्ति खेल खेलते हैं, लेकिन ये 125 और इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 80 + 60 करते हैं तो ये हो जाता है 140। यानी कहने का मतलब है जब व्यक्ति 125 था और खिलाड़ी 140 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों खेल में खेलते होंगे। तो एक बार तो रियल में 15 बच्चे हैं, एक बार ज़बरदस्ती हो गया दोनों खेल में खेलते हैं। तो अब ये 15 यहाँ दे दीजिए और 80 में से 15 घटाइएगा, तो 80 में से 15 घटाइए तो 65 यहाँ दे दीजिए क्रिकेट में, 65 क्रिकेट में, और 60 में से ये घटाइए तो 45। यानी रियल में जो बात हो रही है, यानी केवल क्रिकेट खेलने वाला 65, केवल फुटबॉल खेलने वाला 45, दोनों खेल खेलने वाला 15। और यहाँ पे यदि पूरा क्रिकेट की बात हो तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 80, और पूरा फुटबॉल की बात हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे 60। आपका काम तमाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 15 होगा। ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 15 होगा। अगला प्रश्न है, एक 4 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है, इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया गया है। इन सभी जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ जो बड़ा घनों की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, छोटा घन जो काटा है तो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक नियम होता है, छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घनों की भुजा की लंबाई बटे छोटे घनों की भुजा की लंबाई। तो 4/1 बराबर 4 आएगा और ये होता है x का वैल्यू, और इसी का जो क्यूब कर देते हैं तो टोटल संख्या आ जाता है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया। कितने ऐसे घन हैं जिसके केवल एक ही सतह रंगे हुए हैं? एक सतह रंगीन घनों की संख्या, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर 6 × x - 2 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। तो 6, x का वैल्यू 4, 4 में से 2 का स्क्वायर 6, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यानी 6 × 4 24 आपका आंसर होगा। एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितना है? तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या 24 हो जाएगा। और ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? तो इनका फार्मूला होता है 12 × x - 2।
12 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 4 माइनस 2, तो ये 12, 4 में से 2 गया 2, तो 12 गुना 2। संजोग ऐसा है कि इसका आंसर भी 24 से आ गया है, इसका आंसर भी 24 से आ गया है। यदि आप लोग को क्यूब एंड क्यूबाइड की जानकारी ना हो, डिटेल पढ़ना चाहे, तो आप इसी चैनल पे, सर्वोदय क्लासिक चैनल पे कमेंट करेंगे जो वीडियो अभी देख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा। एक यहाँ पे फोटो है, ये फोटो किस लड़का का है या किस लड़की का है नहीं पता है, और इशारा करते हुए सुधा कह रही है। क्या कह रही है? सुधा ने कहा। सुधा बोल रही है यहाँ से, वह मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। मेरी माता के यानी सुधा के माँ के पिता यानी सुधा का कौन? सुधा का नाना। मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। अब यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे बेटा होगा और इसी का ये बेटा होगा, क्योंकि पोता जब भी होगा तो ये मेल मेंबर होगा। ठीक है, तो फोटो वाले आदमी का सुधा से क्या संबंध है, यानी सुधा इसको क्या बोलेगी या बोलेगा, क्योंकि सुधा के साथ से लगा हुआ तो सुधा को बोलने के लिए बोलेंगे। सुधा की माँ के पिता नाना, नाना का बेटा मामा, मामा का बेटा ममेरा भाई। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 नंबर ममेरा भाई। और यदि लड़का को कहने की बात होगी तो ये लड़का क्या बोलेगा, तो इसका ये पिता, पिता का पिता दादा, दादा की बेटी बुआ, बुआ की बेटी फुफेड़ी बहन। क्या होगा? फुफेड़ी बहन। अगला प्रश्न है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे। ये आपको लाइन अरेंजमेंट है या सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है। अब देखिए 3 बैठे हुए हैं, तो बी कहाँ है? एफ और डी के बीच में। तो एफ और डी के बीच ऐसा हो सकता है या आपको ऐसा हो सकता है। ई ए और सी के बीच में, ई जो है ए और सी के बीच में, या ऐसा हो सकता है बीच में। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। ए के बारे में कह रहा है, ना तो एफ के बगल में होगा ना डी के बगल में होगा। कौन? ए, यानी इधर इधर कहीं अब ये नहीं बैठेगा। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। तो बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो कुल व्यक्ति कितने? 6। अब यहाँ पे 6 व्यक्ति का पोजीशन बनाइए। 6 व्यक्ति हो गए। अब देखिए, नहीं तो ऐसे कीजिए, छोड़िए इसको, सीधा यही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला लाइन लेके हम चलते हैं, एफ बी डी लेके चले। अब यहाँ 3 व्यक्ति तो कंफर्म है और ए ई सी भी है। तो अब देखिए, एक एफ से ख़त्म है, एक डी पे ख़त्म है। इधर बीच में किसी को घुसा नहीं सकते हैं क्योंकि ये लगातार एक लाइन से है। अब देखिए डी के बगल में कौन नहीं बैठेगा? यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताया गया डी के बगल में सी नहीं, और एफ के बगल में ए नहीं, एफ के बगल में ए नहीं, यहाँ ए नहीं, और डी के बगल में भी ए नहीं, यहाँ पे ए नहीं। अब आप देखिए, आपके पास ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति में से एफ बी डी बैठ चुका है, एफ बी डी, इसका कोई चर्चा नहीं करना क्योंकि ये तीनों बैठ गया है। अब यहाँ जो भी बैठेगा तो ए ई सी बैठेगा, और ए और सी कह रहा भैया हम कोई बैठने देगा नहीं। तो जब ए और सी को ये बैठने देगा नहीं तो बचा कौन? लास्ट में ई बचा। तो अब यहाँ पर हम ई को बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ई को बैठा दिए, लेकिन ई बैठने से पहले कहता है भैया ए और सी के हम बीचे में रहेंगे, ए और सी के बीचे में रहेंगे, और ए और सी डी के बगल में सी नहीं और डी के बगल में ए नहीं, ये होगा नहीं। इस स्थिति में पता चला कि इधर ये कोई नहीं बैठेगा, ये एंड पॉइंट होगा। अब यहाँ हम बैठाते हैं किसको? तो देखिए यहाँ सी को बैठाइए, यहाँ ई को बैठाइए और यहाँ ए को बैठाइए, और अब जो है ये प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए एफ बी डी बैठ गया, ये वाला हम ले लिए, और ए ई सी वाला ये वाला ले लिए। अब यहाँ कंडीशन कह रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है क्या? बी एफ और डी के बीच में, बी जो है एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में बी है, ठीक है।
ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ठीक है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं थे, एफ के बगल में ए नहीं, डी के बगल में ए नहीं, और सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा, डी तो यहाँ है, सी यहाँ है। तो बताएं ए के ठीक दाएं कौन है? तो ए के ठीक दाएं कौन है? आपका आंसर ई अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच किस समय घंटे तब मिनट सुई के बीच 60 डिग्री का कोण होगा। 60 डिग्री का कोण का मतलब होता है 10 मिनट। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 60 डिग्री बराबर 10 मिनट। अब यहाँ फार्मूला होता है 12/11 गुना 5 और गुना यहाँ पे 2 ले लीजिए और 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करिएगा, 60 डिग्री में -2 +2 होता है, तो इसमें -2 इसमें +2 करिए। अब 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 होगा, एक आंसर यहाँ आएगा। और 12/11 गुना 5 गुना यहाँ पे 2 में 2 करिएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका 12/11 गुना 20, 12 दूना 24, 240 और भागा 11 कीजिएगा, 11 दूना 22, 2 20, 11 के 11 9। एक आंसर हो गया 2:21.9/11 मिनट। एक आंसर ये आ गया। और इधर जो है 2:21.9/11 कहीं दिख रहा है, 2:21.9/11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ही दिख रहा है तो यहाँ पे इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आ गया और यहाँ पे काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ये कब लगाते जब दूसरा ऑप्शन ये नहीं रहता तब। अगला प्रश्न कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। ठीक वही क्वेश्चन था, यहाँ मिनट दे दिए थे। इतना 3 - 2 करेंगे तो 1 और 12/11 गुना 5 और 3 + 2 करेंगे तो 5। अब यहाँ देखिए यदि क्लॉक का भी संपूर्ण जानकारी चाहिए 0 से कंप्लीट तक तो आपका क्लॉक का दिया हुआ है, जहाँ 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और संपूर्ण जानकारी है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए 12/11 गुना 5, 12 × 5 = 60 भागा 11, 11 × 5 = 55। पहला आंसर हो गया 3:05.5/11 मिनट। और दूसरा 3 5 5 11 कहीं दिख नहीं रहा है, 3 4 के बीच किसी 10 मिनट का अंतर होगा, 3 5 5 11 दिख नहीं रहा है। दूसरा 12/11 गुना 25, 12 गुना 25 होता है 300, 300 में 11 से भागा दीजिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, 11 7 77 होगा, यहाँ 3 होगा। दूसरा आंसर हो गया 3:27.3/11 मिनट। ये आपका आंसर दिख रहा है, तो यहाँ हमको दोनों बनाने की जरूरत पड़ गई, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पहला तो ऑप्शन था नहीं है। चलिए अगला है और आज के सेशन का यह आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए पासा में इस एरो के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब देखिए एरो के विपरीत निकालना है तो आप देख रहे होंगे पहला और तीसरा फिगर में सिर्फ और सिर्फ, तीसरा नहीं चौथा, यही आपका सेम है। तो यहाँ पे जब पासा की संख्या 2 होता है और दोनों पासा में कोई एक अंक समान हो और भिन्न भिन्न जगह पे हो तो घुमा के क्लॉकवाइज मूव करवा के बराबर करते हैं। तो दोनों में एरो लिए, फिर ये वाला लीजिए और फिर ये ट्रायंगल लीजिए। यहाँ भी एरो से स्टार्ट कीजिए, एरो क्रॉस स्टार, एरो क्रॉस और ये स्टार। अब यहाँ पे इसका विपरीत ये, इसका कोई नया होगा इन पांचों को छोड़ के, ये पांचों को छोड़ के कोई नया होगा। तो ये रंगीन वाला का विपरीत क्रॉस है, तो यानी एरो का विपरीत कभी रंगीन वाला होगा नहीं। अब देखिए ये इसका विपरीत ट्रायंगल है तो ट्रायंगल यहाँ पे होगा नहीं, और रंगीन का विपरीत एक्स है तो एक्स होगा नहीं। और अभी बताया कि इन पांचों को छोड़ के, तो 2 नंबर में जो फूल बना हुआ है इन पांचों को छोड़ के है। इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग को ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इसका हम वीडियो, ये PDF पहले ही अपलोड करते हैं चैनल पे और फेसबुक पेज पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये जो अपलोड करते हैं तो आप वहाँ 20 क्वेश्चन का
सॉल्यूशन करें और अपने आप को चेक करें कि आप कितने पानी में हैं। और 20 प्रश्न में जो भी प्रश्न नहीं बनेगा तो वहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम 20 में 20 का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। यदि आप स्टार्टिंग में 10 नंबर भी लाते हैं 20 में तो समझिए आप कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यदि 15 और 18 लाते हैं तो बेहतर है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्रों को 20 में 20 आ जाए तो अति उत्तम, क्योंकि हम बार बार कहते हैं तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। 20 क्वेश्चन का वीडियो 1 घंटा का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डीप नॉलेज देते हैं। यदि शॉर्ट में बनाएंगे तो होगा ही नहीं, जल्दी बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप लोग धैर्य से देखिए और डेली शाम को 7 PM में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वहाँ सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।